हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज सचदेवा। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के लिए। बेसिकली जैसा कि आपको पता है, हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए 2 एपिसोड ला चुके हैं। पहला अपना एटम, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा एपिसोड, जिसके अंदर अपने आज चैप्टर कंसीडर कर रहे हैं बच्चों वेव ऑप्टिक्स। एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की जो वीडियो है ना, वो पूरी थ्योरेटिकल है, थ्योरी ओरिएंटेड है। इसकी न्यूमेरिकल की एक वीडियो अपन अलग से बनाएंगे, जिसमें अपन नीट और जेई लेवल के भी क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। बोर्ड के तो करेंगे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों, देखना शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और ये जो चैप्टर है अपना, ये ना 5 नंबर का चैप्टर है। अभी तक जो 2 चैप्टर हमने डिस्कस किए वो 4 मार्क्स के थे। ये अपना अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, शुरू करें, देखेंगे। पहला क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है डिफाइन वेव फ्रंट। कहते हैं वेव फ्रंट बताइए क्या होता है। तो वेव फ्रंट, देखो वेव के बारे में तो हम जानते हैं। वेव का मतलब क्या होता है? एनर्जी। वेव के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वेव का मतलब है एनर्जी। अब ये वेव फ्रंट क्या चीज है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपने पानी के अंदर एक पत्थर फेंका बेसिकली, तो आप देखते हो कि उसके अंदर जो वेव है कुछ ऐसे ट्रेवल करती है इस तरह से। जब आप पानी में पत्थर फेंक रहे हो तो इस तरह से आपकी वेव ट्रेवल करती है। तो ये जो शेप बनती है ना, यहाँ जो देख पा रहे हो आप शेप, इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों? इस शेप को अपने वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, ये शेप क्या कहलाती है? वेव फ्रंट कहलाती है। दैट्स इट, वेव फ्रंट। अब ये है क्या? डेफिनेशन अगर मुझे लिखनी हो बोर्ड के लिए, पता तो लग गया बोलते किसको है। बोर्ड के लिए डेफिनेशन लिखनी हो तो हम बोल सकते हैं when all the particles when all the particles are vibrating in a same phase on a plane, then it is known as the wavefront. It is known as the wavefront. तो वो प्लेन जिसके ऊपर सभी पार्टिकल सेम फेज में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। मतलब एक ही साथ एक ही फेज में करते हैं, मीडियम में वाइब्रेट। फेज उन्हें प्लेन लिख सकते हो, इन्हें मीडियम लिख सकते हो। एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल एक ही फेज में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मीडियम हाइगेंस ने कंसीडर किया था बच्चों, उसका नाम रखा था उस मीडियम का ईथर। ईथर वाज द नेम ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, उनके मीडियम का नाम था क्या? ईथर। तो बात समझे मेरी? ऐसा मीडियम जिसमें सभी पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, किसके अंदर? सेम फेज के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। और वेव का मतलब क्या होता है? एनर्जी। वेव फ्रंट कैसा दिखाई देता है? इस तरह से। बाकी और बात होगी आगे इसी लेक्चर में वेव फ्रंट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या है। राइट द हाइगेंस प्रिंसिपल रिलेटेड टू सेकेंडरी वेवलेट। कि हाइगेंस का सेकेंडरी वेवलेट से रिलेटेड प्रिंसिपल क्या है बच्चों? इस प्रिंसिपल में 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो वही है जो भी मैंने बताया। वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट है। पहला पॉइंट तो अपना डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना कि डेफिनेशन क्या होती है वेवफ्रंट की, वही हमने यूज करनी है। तो पहला पॉइंट है बच्चों। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए हमने एक वेव फ्रंट बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से एक वेव फ्रंट बनाया, एक प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं इसको, बनाया। तो हाइगेंस कहता है वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट जो प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हो हर पॉइंट, ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? नए सोर्स की तरह। कहने का मतलब ये है कि ईच पॉइंट प्रेजेंट ऑन ए वेव फ्रंट, अगर मैं लिखूं तो ईच पॉइंट present on a wave front behaves like a new source of light. Behaves like a new source of light. उस सोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? उसी सोर्स को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ये जो डेफिनेशन में देख रहे हो आप, ये सेकेंडरी वेवलेट मतलब वेव फ्रंट के ऊपर प्रेजेंट हर एक पॉइंट बच्चों किसकी तरह बिहेव करता है? हर एक पॉइंट बिहेव करता है एक नए सोर्स की तरह, नए लाइट सोर्स की तरह, नए सोर्स की तरह।
और उस सोर्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट्स अपने को लिखने होते हैं किसके अंदर, जब हमसे क्या पूछा जाए, सेकेंडरी वेवलेट का थ्योरी। क्या क्या, पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन किसकी, वेव फ्रंट की, जो हमने बात करी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ईच पॉइंट प्रेजेंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे प्रेजेंट है वो एक नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है, उसका नाम क्या है, सेकेंडरी वेवलेट नाम है। ये अपना हाइगेन्स का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखो अगला सवाल क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ डैश। इंटरफेरेंस की फिनोमेना किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर पता है, नहीं तो मैं लिख रहा हूं। बच्चों ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती है फिनोमेना। किस पे काम करती है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन। और जब बेसिकली इंटरफेरेंस होता है ना, तब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग वेव्स ऐड होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग वेव्स ऐड होती हैं। और किस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, किसके ऊपर काम करती हैं ये, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करती हैं। और फॉलो क्या होता है, वेव के ऐड होते समय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डन, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ, बच्चों ये भी एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करती है। डाइफ्रैक्शन में भी क्या फॉलो होता है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है। ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है, नीट में भी पूछ सकते हैं आपसे। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राइट द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ईच इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। देखिए इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स की फिनोमिना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम ऐसे एग्जांपल हैं जो अपने को इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में फील होते हैं। तो इंटरफेरेंस का बच्चों एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा, नीट के अंदर भी पूछा गया है। इंटरफेरेंस का जो एग्जांपल है वो है 7 कलर्स ऑफ लाइट ऑन सोप बबल और बबल। सोप बबल या बबल के ऊपर 7 कलर बनते हैं लाइट के, वो किसकी वजह से होते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। और डाइफ्रैक्शन में अगर मुझे आंसर देना है कि डाइफ्रैक्शन के अंदर क्या है, डाइफ्रैक्शन के अंदर बच्चों एग्जांपल है 7 कलर्स, ये आपने देखा होगा, ऑन द बैक साइड ऑफ सीडी। सीडी देखी होगी सबने, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी के पीछे जो 7 रंग बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, डाइफ्रैक्शन की वजह से। और बुलबुले में, बबल में जो 7 रंग बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, इंटरफेरेंस। और जो रेनबो में 7 कलर बनते हैं वो डिस्पर्जन की वजह से बनते हैं। तो रंग 7 है लेकिन बनने का कारण अलग अलग है। किसमें, किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं सोप बबल में, डाइफ्रैक्शन की वजह से बनते हैं सीडी के पीछे। और रेनबो में या प्रिज्म में जो 7 कलर्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं डेविएशन या डिस्पर्जन की वजह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है और दोनों ही चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और नीट में पूछा गया इंटरफेरेंस वाला सवाल, तो ध्यान रखना, आपको बोर्ड्स में इजीली मिल सकता है ऐसा ही क्वेश्चन। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, आओ बच्चों, राइट द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। इसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। तो पहले बच्चों मैं कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी काम की चीज है ये। कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखते हैं अपने। तो कंस्ट्रक्टिव में बच्चों जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, वो होता है 2n पाई। कितना होता है, 2n पाई। n को हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। यानी कि इससे अगर आप निकालेंगे तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन चलता रहेगा। पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के रिलेशन का, वो यूज कर लें। वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। तो यहां से बच्चों डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ठीक है। आप ये डेल्टा फाई की वैल्यू यहां रख दो, क्या मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। तो पाई से 2 से पाई से 2 क्या बच गया, n लैम्डा।
तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया n लैम्डा। n की वैल्यू रखते चलो 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, ये मिल जाएगा। बात समझे? तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, आता है क्वेश्चन, काफी आता है। कंस्ट्रक्टिव के अंदर डेल्टा फाई कितना होता है? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना होता है? 2n पाई। पाथ डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा। याद रखेंगे? गुड। अगला पार्ट है डिस्ट्रक्टिव का, तो चलो डिस्ट्रक्टिव देखें। डिस्ट्रक्टिव में बच्चों जो डेल्टा फाई होता है वो क्या होता है और डेल्टा एक्स क्या होता है? तो डेल्टा एक्स के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम वो यूज कर लेंगे अगर हमें डेल्टा फाई पता है। ये देखो अभी बताया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ओके, चलो डेल्टा फाई कितना होता है? डेल्टा फाई होता है बच्चों 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, 2n माइनस 1 पाई। n की वैल्यू बच्चों इसमें ध्यान रखना 1 से शुरू करनी है, 1 2 3 ये रखते जाओ, क्या मिलेगा? 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस 1 पाई, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 पाई, 5 पाई, यानी कि ओड नंबर्स आते रहेंगे। ये तो हो गया डेल्टा फाई। लैम्डा बाय 2 पाई, डेल्टा एक्स वैल्यू रख रहा हूं मैं 2n माइनस 1 पाई। पाई से बच्चों पाई कट गया, क्या मिला? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। n की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 1 2 3 अगर आप रखते हैं तो आपको देखो क्या मिलेगा? 1 रखोगे तो लैम्डा बाय 2, 2 रखोगे 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, ये मिलता रहेगा। क्लियर? तो सिंपल सा इनपुट क्या देखा? देखो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे आपको क्या मिलता है? कंस्ट्रक्टिव। लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 पे क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैंने एक लाइन बनाई कुछ इस तरह से जिसमें मैंने लिखा 0 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, आधे आधे का अंतर डालते चलो, हाफ हाफ का डिफरेंस डालते चलो, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। ऐसे इधर लिखें माइनस लैम्डा बाय 2, ठीक है, माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा बाय 2, ऐसे अपन अंतर डालते चले हाफ हाफ का ऐसे। तो इस जगह पे क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव, इस जगह पे डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ऐसे। तो यानी दो डिस्ट्रक्टिव के बीच एक कंस्ट्रक्टिव या दो कंस्ट्रक्टिव के बीच एक डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का दूसरा नाम होता है बच्चों मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? मिनिमा। ठीक है, ये आगे काम आने वाले टर्म्स हैं, बता दिए यहाँ पे मैंने। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा ये, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकली भी एप्लीकेबल है ये। तो दो कंस्ट्रक्टिव के बीच डिस्ट्रक्टिव, दो डिस्ट्रक्टिव के बीच कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में गैप कितना हुआ बच्चों? लैम्डा बाय 2 का गैप हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो है प्लॉट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताओ। अभी देखो मैंने एक चीज बताई थी, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा नाम दिया था ना, मैक्सिमा क्यों दिया था? देखो यहां पे अगर आप पॉइंट्स देखें, 0 0 के बाद बच्चों ये पॉइंट हुआ लैम्डा बाय 2, बच्चों ये पॉइंट हुआ लैम्डा, ये पॉइंट हुआ 3 लैम्डा बाय 2, ये हुआ 2 लैम्डा और ये हो गया 5 लैम्डा बाय 2। इसी तरह से सेम इधर चलेगा, माइनस लैम्डा बाय 2, ये पॉइंट हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2, ये हो जाएगा माइनस में जा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा बाय 2, सॉरी ये हो जाएगा अपना पर्टिकुलरली ये आपका हो गया माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा बाय 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 0 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, फिर जब आप लैम्डा बाय 2 पे आए डिस्ट्रक्टिव मिनिमम, तभी मिनिमा बोलते हैं। फिर इंटेंसिटी कितनी हो गई? मैक्सिमम, फिर कितनी हो गई? मिनिमम, फिर कितनी हो गई? मैक्सिमम, फिर कितनी हो गई? मिनिमम। और इनको मिलाने का तरीका क्या रहेगा? पैराबोला। क्या रहेगा तरीका बच्चों? पैराबोला। इसलिए ग्राफ ऐसा बन गया, ये अपने मैक्सिमा के पॉइंट हैं और ये अपने मिनिमा के पॉइंट्स हैं। ये मिनिमा के, ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये मिनिमा का पॉइंट, ये मैक्सिमा का, ये मिनिमा का, ऐसे चलती है गाड़ी। तो ग्राफ की शेप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और ये जो पॉइंट होता है बच्चों, ये होता है 4I0 का मैक्सिमम इंटेंसिटी। मुझे यहाँ पे अगर एवरेज इंटेंसिटी बनानी हो
तो मैं एक लाइन यहाँ बिल्कुल बीच में से बना दूंगा, वो मेरी एवरेज इंटेंसिटी की लाइन है 2I0। तो ग्राफ की शेप कैसी, नाम पूछ ले, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो इस तरह से चलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। डन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। प्लॉट द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन फिनोमेना ऑफ डाइफ्रैक्शन। जैसे इंटरफेरेंस में कर्व होता है ना, वैसे किसमें होता है, डाइफ्रैक्शन में होता है। तो डाइफ्रैक्शन का कर्व और इंटरफेरेंस का कर्व, अंतर इतना है, होते दोनों पैराबोला ही है। क्या होते हैं, दोनों पैराबोला होते हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस ये है कि इसमें मैक्सिमा जो होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाती है। देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती जा रही है बच्चा लोग, कम होती जा रही है। यानी कि आपस में तो इधर से बराबर है, पर सेंट्रल मैक्सिमा से इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर आपस में तो देखो बराबर है, लेकिन और इंटेंसिटी सेंट्रल से तो और भी कम हो गई। आपस में बराबर है, लेकिन सेंट्रल से क्या हो गई, और कम हो गई। तो ग्राफ का शेप पैराबोला, लेकिन कौन सा पैराबोला, अलग अलग इंटेंसिटी का पैराबोला। इस पे हाईएस्ट, फिर धीरे धीरे, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। डन। चलिए आगे बढ़े। सिंपल कर्व है, तो दोनों में से एक कर्व डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, दोनों में से एक आपको पक्का मिलने वाला है। तो तैयार रहना क्वेश्चन के लिए। इसमें आगे कुछ डेफिनेशन है बच्चा लोग, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरफेरेंस होता है बच्चों व्हेन, मैं लिखता हूं पहले फिर एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन टू और मोर वेव्स, टू और मोर वेव्स, ठीक है, टू और मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव होना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अच्छा अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं सस्टेन्ड के लिए। इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, हम वो बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन टू और मोर वेव्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे से मिलती हैं, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे से जब मिलती हैं, देन at some points of medium, intensity will be maximum। कुछ पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी है बच्चों वो मैक्सिमम हो जाएगी, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, एंड एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। गुड, मिनिमम। तो ये जो इंटेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी का डिफरेंस, INT इंटेंसिटी, फेरेंस डिफरेंस। तो इंटेंसिटी का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। तो दो या ज्यादा वेव्स एक ही डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती हैं, तो कुछ पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना कहलाती है इसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इंटरफेरेंस बोलते हैं। डन। अगली डेफिनेशन, डायफ्रैक्शन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, अच्छी तरह बस आपको इसको मेमोराइज करना है। इन तीनों डेफिनेशंस में बोर्ड्स में एक डेफिनेशन पक्का आएगी, तैयार रख रहना, पक्का आएगी, एक नंबर की। ठीक है, डायफ्रैक्शन, it is the phenomena या process of light bending around an obstacle or spreading out after it moves through a small space। जब किसी छोटे से हिस्से से, ऑब्स्टेकल से लाइट टकरा के फैल जाए, जैसे आवाज है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बाहर भी जा रहा है, क्योंकि इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जब कोई वेव छोटे से हिस्से से, छोटी सी बाधा से, छोटे से ऑब्स्टेकल से टकराकर फैल जाए, हर तरफ फैल जाए, तो वो क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन कहलाता है। Polarization, the process by which oscillation of the electric field vector within electromagnetic wave become restricted to a single plane। मतलब जो वेव है, देखो उसकी नेचर होती है हर तरफ फैलने की, x में, y में, ठीक है, हर तरफ फैलने की। 3D वेव होती है, लाइट वेव 3D वेव है, तो उसकी तरह नेचर है। अगर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसको बोल दें कि नहीं तूने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फैलना है,
तुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये जो प्रोसेस है ना रेस्ट्रिक्शन का, इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। मतलब अगर हम वेव का फैलना एक डायरेक्शन तक लिमिटाइज कर दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, तो वो फिनोमेना क्या कहलाती है? पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली डेफिनेशन, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द वेव फ्रंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। कुछ सोर्सेज लिखे हैं, पूछ रहा हूं इससे बनने वाले वेव फ्रंट क्या क्या होते हैं। पॉइंट सोर्स से बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट सी चीज है। कौन सा बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। डिस्टेंट सोर्स बच्चों प्लेन वेव फ्रंट बनता है। क्या बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। लीनियर सोर्स बच्चों क्या बनता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। याद रहेगा, सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल, डिस्टेंट सोर्स प्लेन, और लीनियर सोर्स से क्या बनता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इन YDSC और एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑन। अब मेरी बात सुनो, YDSC का जो डेरिवेशन है वो बोर्ड ने हटा दिया है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन है ओनली फॉर्मूलाज। तो इसका मतलब हम फॉर्मूला की स्टडी कर लें और वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सुनो, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। क्या होता है? लैम्डा डी बाई डी। अब लैम्डा क्या चीज है बच्चों? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है। डी, डी क्या है? गैप बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप। डी क्या है? छोटा डी, गैप बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, स्लिट्स के बीच का गैप। तो ये ध्यान रखना, लैम्डा क्या है, डी क्या है, डी क्या है। अब मुझसे ना पूछ रहे हैं डिपेंडेंस बता दो, थोड़ी सी डिपेंडेंस बता दो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट पे बीटा कैसे डिपेंड करता है। देख पा रहे हो? बिल्कुल, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि बीटा बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, या वाइस वर्सा, लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा। ग्राफ बना दें बीटा और लैम्डा में, कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल। अच्छा, जब अपन डिपेंडेंस चेक कर रहे हैं ना, तो बाकियों को कांस्टेंट मानना है, मतलब डी एंड डी को कांस्टेंट मानना है, बाकियों को कांस्टेंट मान के डिपेंडेंस चेक करी जा रही है। ध्यान रखना। गैप बिटवीन द स्लिट्स, यानी कि छोटा डी, छोटे डी पे कैसे डिपेंडेंस है? फॉर्मूला से चेक कर लो। बिल्कुल। कैसे डिपेंडेंस है? बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि डी बढ़ेगा तो बीटा कम हो जाएगा। इनवर्स का ग्राफ कैसे आता है? अरे आता है आपको तो बहुत अच्छे, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस किया था। कैसा आता है? हाइपरबोला। अगेन इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? इसमें लैम्डा और डी कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े। गैप बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्पेलिंग है स्क्रीन की, स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन तो आपकी पेपर देखने के बाद निकलती है कई बार, ये स्क्रीन है। गैप बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पर्दा, कितना गैप है? तो देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अब ये पूछ रहे हैं कि बीटा और डी में क्या रिलेशन है? तो भाई बीटा प्रोपोर्शनल टू डी, इसमें क्या है? इजीली बता सकते हैं आपने। बाकी सबको कांस्टेंट रखते हुए बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू d1 बाय d2। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन बनेगा बीटा और डी में ग्राफ। हाँ, व्हेन लैम्डा एंड डी आर कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्या पार्ट है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे कैसे? बड़ा अच्छा सवाल है ये। नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे आप इस फॉर्मूला में देखो, बीटा इज लैम्डा डी बाई डी। क्या आपको यहाँ n दिखाई दे रहा है? n नहीं दिखाई दे रहा भाई, कहाँ है? नहीं। इसका मतलब बीटा नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब चाहे वो 5वीं फ्रिंज है, 6ठी फ्रिंज है, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी है, उसका बीटा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? सिंपल सी चीज है। तो ग्राफ मुझे अगर बनाना हो तो कोई चीज अगर दूसरी चीज पे बच्चों डिपेंड नहीं करती तो उसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे नोट डिपेंडेंस का ग्राफ आता है। डन, आगे बढ़े। और क्या पूछा भाई इसके अंदर हमसे? पूछा मीडियम, मीडियम बदल दो, एयर ले लो, कुछ और ले लो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मीडियम बदल दे। अगर हम मीडियम बदल दें बेसिकली तो क्या इफेक्ट आएगा? देखो, अगर आप मीडियम बदल देते हो ना बच्चों, तो नई बीटा, बीटा डैश या बीटा मीडियम, वो ना बीटा अपॉन म्यू हो जाती है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो 1/μ यानी कम हो गई। जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक बीटा वाटर में जो होगा वो बीटा एयर से क्या होगा बच्चों, कम होगा। वाटर में जो होगा वो एयर से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसलिए समझे। तो सिंपल सी बात, यानी कि मीडियम बदलने पे फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्लियर, इस क्वेश्चन में सब कवर किया मैंने। लैम्डा डी बाई डी डिपेंडेंस हमने फिर देख ली एक एक करके, किस किस पे कैसे कैसे डिपेंड करती है। पॉसिबल ग्राफ भी बना के देख लिया हमने। लास्ट में देखा मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है, तो मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है बच्चा, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग इन डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में इनका फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। तो देखो, अगर मुझे मिनिमा की कंडीशन लिखनी है, मिनिमा, तो बच्चों मिनिमा की कंडीशन होती है d sin थीटा बराबर n लैम्डा। इंटरफेरेंस में ये मैक्सिमा है, इंटरफेरेंस में ये क्या है, मैक्सिमा है, लेकिन डाइफ्रैक्शन में ये क्या है, मिनिमा। तो यहां से एंगुलर पोजीशन यानी साइन थीटा क्या मिलेगा, n लैम्डा बाय। अगर मुझे मैक्सिमा लिखना है तो मैं लिखूंगा d sin थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2d। तो ये किसकी कंडीशन आ गई बच्चा लोग, ये आ गई अपनी मैक्सिमा की। मिनिमा की पोजीशन ये रही, मैक्सिमा की पोजीशन ये रही। आगे है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। अब एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी। ये फॉर्मूला होता है। अगर हाफ एंगुलर विड्थ बोले, हाफ, तो इसका हाफ कर दो यानी थीटा लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, 3 छोटे छोटे फॉर्मूले डाइफ्रैक्शन के। डाइफ्रैक्शन का भी आपके सिलेबस में सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई चीज आएगी, अदरवाइज और ज्यादा आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, उधर जो मैक्सिमा होता है एन लैम्डा, जो हमने देखो आज ही किया था, अभी आपको दिखाएं, देखो ये देखो, इधर हमने क्या निकाला था, कंस्ट्रक्टिव का एन लैम्डा निकाला था। तो इसका जो मैक्सिमा है वो हमारे इंटरफेरेंस की जगह डाइफ्रैक्शन जैसे ही आएगा तो वो डाइफ्रैक्शन का क्या बन जाएगा, वो डाइफ्रैक्शन का अपना मिनिमा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, मिनिमा। डन। तो 3 छोटे छोटे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले। आगे बढ़े नेक्स्ट। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ पोलराइजेशन से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इंटरफेस का, वो म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan IP। म्यू क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आईपी क्या है, ब्रूस्टर्स एंगल। ठीक है, या इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ पोलराइजेशन। डन। अच्छा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन की रेंज नीट में आया था एक बार, याद रखना, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है एंगल ऑफ पोलराइजेशन की रेंज। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बिल्कुल चले। देखो, राइट मेल्स लॉ, ये भी पोलराइजेशन से रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मेल्स लॉ बोलते हैं। I क्या है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ विच लाइट बच्चों, ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट, ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और आई नोट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट आई उसकी इंटेंसिटी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, ये तो I इज इक्वल टू आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों, मेल्स लॉ बोलते हैं। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगेन्स थ्योरी। हाइगेन्स थ्योरी का यूज करते हुए रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करो। तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करने का मतलब है मुझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। मतलब जो मेजर लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, गुड आपको पता है क्या होता है, यस वी नो कि वो होता है एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं
गिवन डायग्राम से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैं बात सिद्ध कर दूंगा। तो आपको एक डायग्राम ये याद रखना पड़ेगा इसका पर्टिकुलरली, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेना इसका और देख लेना, मैंने डायग्राम यूज किया एनसीईआरटी का, आप देखो। मुझे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूव करना है। इसके लिए ना मैं दो ट्राइंगल्स कंसीडर करता हूँ, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कौन कौन सा ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों? एक तो मैं ले रहा हूँ ये वाला, येलो मार्कर से जो आ रहा है, ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों ये वाला, जो ये दिखाई दे रहा है मुझे, कौन सा? ट्राइंगल एईसी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एईसी, ठीक है, इसको मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए बच्चों क्या चाहिए? हमें तीन एलिमेंट्स को इक्वल करना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें दोनों ट्राइंगल्स को, तो पहला एलिमेंट तो दिख गया तुम्हें, कॉमन साइड, कौन? एसी। एसी दोनों में कॉमन है, तो पहला तो हो गया एसी इक्वल टू एसी, मतलब कॉमन साइड। ओके, चलो दूसरा एलिमेंट बच्चों देखो, क्या ये एंगल देखो 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों? 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री के एंगल मिल गए मुझे, यानी कि एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तीसरा एलिमेंट देखो, तीसरा एलिमेंट बच्चों, ये जो डिस्टेंस है A से लेके E तक की और B से लेके C तक की, ये इक्वल होती है, क्योंकि ये है स्पीड इनटू टाइम, दोनों ही, v स्पीड है, t टाइम है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है? स्पीड इनटू टाइम है, दोनों ही क्या है? स्पीड इनटू टाइम है। तो इसका मतलब जो तीसरा हमारा इनपुट है इसमें, वो क्या है कि डिस्टेंस BC इज इक्वल टू AE, क्योंकि दे आर बोथ v इंटू टी। तो मुझे तीन एलिमेंट चाहिए थे, तीनों मिल गए। इसका मतलब जो ट्राइंगल AEC है बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल कौन से के? AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। मुझे यही तो प्रूव करना था। देखो ABC और AEC को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना था, इसका मतलब इनके सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, सारे। तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल से और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल से बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R, और यही मुझे प्रूव करना था। इसका मतलब हाइगेंस रिफ्लेक्शन को प्रूव करता है विद द डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम याद रख लेना है, आपका टाइम बचेगा काफी ज्यादा। उसके बाद आपको बस दो ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये वाला, येलो वाला और ग्रीन वाला, दोनों को अपने को क्या कर देना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना। जैसे कर दोगे खेल खत्म हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेंस के फिनोमिना का यूज करते हुए क्या प्रूव कर दो? रिफ्रैक्शन प्रूव कर दो। पहले रिफ्लेक्शन किया, अब यहां भी देखो दो ट्राइंगल्स का खेल है। पहले तो मैं ये ट्राइंगल देखूंगा, डायग्राम आपके सामने, आई विल सजेस्ट कि डायग्राम याद रखो, बहुत समय बचता है, ठीक है ना। तो इसका देखो क्वेश्चन का कोई नीट में पर्पस है ना ही कहीं है, तो आप याद रख लो डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। एक तो ये ट्राइंगल ले लो, कौन सा? ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल। दूसरा AEC, नीचे वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल, अब इनको कोई कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूव नहीं करना, यहां से बस आपको दो वैल्यूज निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? एक आपको निकालनी है साइन आई की, साइन आई, और एक ट्राइंगल से बच्चों निकालनी है साइन आर की, ठीक है। तो देखो साइन आई, साइन मतलब P अपॉन H, और साइन आर भी P अपॉन H। दोनों ट्राइंगल के अंदर अपन P देखते हैं, P कितना है? पहले ट्राइंगल में देखो थीटा के सामने वाला P होता है, मतलब BC इज P, और H क्या बन जाएगा बच्चों? AC। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन I इज इक्वल टू P बाय H इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में चले, साइन R, कहाँ है साइन R? ये रहा, देखो R ये रहा। AE, थीटा के सामने वाला P, AE अपॉन AC, तो क्या लिख देंगे? AE अपॉन AC, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये आ जाए पहली इक्वेशन, ये आ जाए दूसरी इक्वेशन, मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को, साइन I बाय साइन R, BC अपॉन AC, AE अपॉन AC। बच्चों AC से AC कट गया, साइन I अपॉन साइन R, BC अपॉन क्या आ जाएगा? AE। अच्छा डायग्राम में BC की वैल्यू देखो कितनी है? BC की V1 टॉप,
कितनी है v1 टो, क्या लिख दूं v1 टो, टो इज टाइम, और ए की वैल्यू देखो कितनी है v2 टो, कितनी है v2 टो, क्या लिख दूं v2 टो, तो टो से टो कट गया, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। और बच्चों जो v है बेसिकली वो रिलेटेड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कैसे, v1 बाय v2 इक्वल टू n2 बाय n1, ये रिलेशन होता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, जो कि रिफ्रैक्शन को शो करता है। तो इसका मतलब हाइगेन अपनी थ्योरी के बेसिस पे स्नेल्स लॉ को प्रूव कर पाया, हाइगेन्स अपनी थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन को प्रूव कर पाया, हाइगेन्स अपनी थ्योरी के बेसिस पे रिफ्लेक्शन को प्रूव कर पाया। तो हाइगेन्स के, और ये दोनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ये पेपर में मिलने वाला है, तैयार रहना इसके लिए। डन, नेक्स्ट देखें। तो इतना ही था इसके अंदर। ओके, तो आज की क्लास बेसिकली मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल रखी है, अगली क्लास, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाती, अगली क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो जेई, नीट और बोर्ड तीनों को ही फोकस में लेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जो आपकी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्लास होगी वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।